मैं गलत नहीं हूँ। यह अनाम तलवार कला है। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन से अनाम तलवार कला। बैंगनी लबादे में अधेड़ उम्र का आदमी हैरान था और जियान वुशुंग द्वारा पहले प्रदर्शित की गई हरकतों को याद किए बिना नहीं रह सका। उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। हालांकि जियान वुशुंग की ताकत इतनी कमज़ोर थी कि वह खतरा नहीं बन सकता था, लेकिन अगर कोई उसके बराबर का हमला करता तो वह शायद इस तरह के हमले को रोक नहीं पाता। ऐसी भयानक तलवारबाजी देखना उसके लिए पहली बार नहीं था। एक दशक से भी ज्यादा पहले एक शक्तिशाली दुश्मन ने स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन पर हमला किया था और उसके कई योद्धाओं को हरा दिया था। स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर जियान नैंटियन एकमात्र अपवाद थे। उन्होंने अकेले ही दुश्मन को मार डाला, ठीक इसी तलवार कला का इस्तेमाल करके। अनाम तलवार कला, स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की सर्वोच्च तलवार कला। ये स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के भीतर भी केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थी। अनाम तलवार कला इतनी गहन और रहस्यमय थी कि दशकों के गहन अध्ययन के बाद भी कुछ ही लोग इसका उपयोग कर सकते थे। इसमें महारत हासिल करना तो दूर की बात है। इसके अलावा ये तलवार कला तलवार मंडप में एक गैर विरासतीय शीर्ष रहस्य थी। केवल तलवार मंडप के मास्टर्स के पास इसका अध्ययन करने की पहुंच थी। इतिहास में उनमें से केवल 3 ही इसका उपयोग करने में सक्षम थे। स्वॉर्ड पवेलियन की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं शक्तिशाली और असाधारण हो सकती हैं, लेकिन वे पौराणिक अनाम तलवार कला की तुलना में कुछ भी नहीं थीं। ये युवक वास्तव में अनाम तलवार कला का उपयोग करने में कामयाब रहा। हालांकि यह केवल पहला कदम था, फिर भी यह अविश्वसनीय है। बैंगनी लबादे में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जियान वुशुंग को घूर कर देखा। इससे पहले उसने जो इस्तेमाल किया था वह फॉलन लीफ तलवार कला थी। वह पहले ही बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। जहां तक अनाम तलवार कला की बात है, ये तलवार मंडप की जीवन रेखा है। आम लोगों को इसे सीखने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। उद्धरण चिन्ह, वह बहुत छोटा है और अभी आत्मापथ के चौथे चरण पर है, लेकिन वह पहले से ही तलवार मंडप की कई तलवार कलाओं का उपयोग करने में सक्षम है। वह पौराणिक अनाम तलवार कला का भी उपयोग कर सकता है। वह अवश्य ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पहले से ही जियान वुशुंग की पहचान का अनुमान लगा लिया था और उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। दिलचस्प। जीवन या मृत्यु की लड़ाई के अंत के बाद। श्रीनान, ये रहे आपके पुरस्कार। ग्लेडिएटर एरेना के काले वस्त्र पहने नौकर ने जियान वुशुंग को एक लकड़ी का बक्सा दिया। जब उसने इसे खोला तो उसने देखा कि अंदर 11 सुगंधित हाथी दांत की गोलियां पड़ी थीं, जिसमें एक वह भी थी जो मूल रूप से उसकी थी। एक ही रैंक के भीतर ग्लेडिएटर एरेना के योद्धाओं के बीच जीवन या मृत्यु की लड़ाई की संभावना 1 से 1 थी, लेकिन रैंक स्किपिंग चुनौती 10 से 1 थी। इसलिए उसने इसे चुना। जोखिम जितना अधिक होगा, फसल उतनी ही बेहतर होगी। जियान वुशुंग ने लकड़ी के बक्से की अच्छी तरह से जांच की। जब वह संतुष्ट हो गया तो उसने सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गया। काले वस्त्र पहने नौकर ने उसे रोका। मिस्टर नान, कृपया एक पल रुकें। क्या कुछ और है? जियान वुशुंग ने पूछा, आंखें सिकोड़ते हुए। ग्लैडिएटर एरेना का पूरे तियानज़ोंग राजवंश में बहुत मजबूत दर्जा था और उसे बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त थी। हालांकि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे मात्र 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियों के लिए उसके साथ क्या करेंगे, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा बनाए रखी। हमारे सुपरवाइजर ने स्पीयर डेविल के साथ तुम्हारा द्वंद्व देखा और तुम में दिलचस्पी लेने लगे, इसलिए वह तुमसे मिलना चाहता है, काले वस्त्र पहने नौकर ने कहा। ओह, जियान वुशुंग ने अपनी भौहें उठाईं। तभी एक ढीले बैंगनी वस्त्र में मध्यम आयु वर्ग का आदमी, सुनहरे वस्त्र पहने कुछ नौकरों से घिरा हुआ, धीरे धीरे अंदर आया। हाँ, मिस्टर नान, है न? मैं ग्लेडिएटर एरेना का सुपरवाइजर बाई चोंग हूँ। आप मुझे सर बाई चोंग कह सकते हैं, उस आदमी ने स्पष्ट और चमकदार आवाज में कहा। आश्चर्यचकित होकर जियान वुशुंग ने तुरंत सिर झुकाया। सर बाई चोंग, इस आदमी का दर्जा लगभग स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन मास्टर के बराबर था, शायद उससे भी ज्यादा। जियान वुशुंग को सम्मान दिखाना पड़ा। आप अब जा सकते हैं, बाई चोंग ने हाथ हिलाते हुए काले कपड़े पहने नौकर से कहा। नौकर ने सिर झुकाया और माफी मांगी। मिस्टर नान, मुझे लगता है कि आपने स्पीयर डेविल को मारने के लिए जिस तलवारबाजी का इस्तेमाल किया, वह तलवार मंडप की गुमनाम तलवार कला है। बाई चोंग ने जियान वुशुंग की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है, ये तलवार मंडप का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे केवल बाद के तलवार मंडप मास्टर्स को ही सीखने की अनुमति है। अब पूरे तलवार मंडप में एकमात्र व्यक्ति जो संभवतः इसे समझ सकता है, वह है जियान वुशुंग, लापता मास्टर जियान नैंटियन का बेटा। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास उनके रिश्ते के कारण गुमनाम तलवार कला सीखने का मौका है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि क्या आपका जियान वुशुंग से कोई लेना देना है। जियान वुशुंग का दिल धड़क उठा, आंखों में घबराहट के भाव दिखाई दिए। जाहिर है, बाई चोंग को पहले से ही उसकी पहचान के बारे में पता था। मुझे खोज लिया गया, भले ही मैंने केवल एक बार लड़ाई लड़ी हो। जियान वुशुंग ने असहाय होकर आह भरी। सच तो यह है कि उसे अपने पिता से बेनामी तलवार कला विरासत में मिली थी। ये तलवार कला वास्तव में तलवार मंडप की शीर्ष तलवार कला थी।
उसने इसे इतने अच्छे से छिपा रखा था कि जियान मेंगर को भी इसकी जानकारी नहीं थी, और उसने रैंक स्किपिंग चुनौती को चुना था ताकि उसे एक बार में सभी प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियां मिल जाएं, क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर वह ग्लेडिएटर एरेना में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा तो कोई उसे पहचान लेगा। एक लड़ाई में भाग लेने से वे संभावनाएं कम हो जाती हैं। समकालीन रोमांस। फिर भी उसे स्पीयर डेविल के खिलाफ अपने सबसे मजबूत कौशल, बेनामी तलवार कला का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि भीड़ के बीच एक तेज तर्रार आदमी उसे देख रहा होगा। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। जियान वुशुंग की आंखों में आश्चर्य को देखते हुए बाई चोंग ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और एक नकली हंसी की। ऐसा लगता है कि आपको तत्काल प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियों की ज़रूरत है। क्या ये सही है, मिस्टर नान? हाँ, जियान वुशुंग ने सिर हिलाया। ठीक है, ये प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां आत्मा पथ योद्धाओं के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन उन्हें अवशोषित होने में लंबा समय लगता है। आपके पास अभी 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां हो सकती हैं, लेकिन आपको उन सभी को लेने के लिए कम से कम 1 साल की आवश्यकता होगी, बाई चोंग ने कहा। आप सही हैं, जियान वुशुंग ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से उससे असहमत था। ये सच था कि अन्य लोगों को 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां लेने के लिए कम से कम 1 साल की आवश्यकता होगी, लेकिन वह अलग था। वह एक विचलित साधक था जिसने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी। स्वर्गीय सृजन कौशल की अद्भुत शक्ति के कारण वह इन प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियों को बहुत जल्दी अवशोषित कर सकता था। उन्हें सभी को अवशोषित करने में उसे 1 महीना भी नहीं लगेगा। इन सभी प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियों को आत्मसात करने में बहुत समय लगता है। यदि आप कम समय में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो केवल उन पर निर्भर रहना यथार्थवादी नहीं लगता है, बाई चोंग ने कहा। सर बाई चोंग, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जियान वुशुंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बाई चोंग ने उसे देखकर मुस्कुराया। श्री नान, क्या आपने आदिम आध्यात्मिक द्रव्य के बारे में सुना है? आदिम आध्यात्मिक द्रव्य, उद्धरण चिन्ह। जियान वुशुंग चौंक गया क्योंकि उसने ऐसे आध्यात्मिक द्रव्य के बारे में सुना था जो स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा निर्मित था। चूंकि इसमें अत्यंत परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति थी, इसलिए ये योद्धा की साधना को बढ़ावा देने में स्पिरिट कल्टीवेटिंग गोलियों की तुलना में बेहतर था। हालांकि इसके निर्माण के लिए बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों की आवश्यकता थी, जिससे यह अत्यंत मूल्यवान हो गया। इसके अतिरिक्त आदिम आध्यात्मिक द्रव्य की मांग असाधारण रूप से अधिक थी, यहाँ तक कि आत्मापथ क्षेत्र के योद्धाओं ने भी आदिम आध्यात्मिक द्रव्य की सहायता से साधना करने का प्रयास किया। इसलिए पूरे तियानज़ोंग राजवंश में बहुत कम योद्धा थे जो आदिम आध्यात्मिक द्रव्य का उपयोग करने में सक्षम थे। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। हालांकि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में कुछ आदिम आध्यात्मिक द्रव्य था, लेकिन कम मात्रा के कारण उनके योद्धाओं पर इसका प्रभाव नगण्य था। मुझे एक जगह पता है जहां पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक द्रव्य से बना एक तालाब है। क्या आप रुचि रखते हैं? बाई चोंग ने जियान वुशुंग को मुस्कुराते हुए कहा। तालाब। जियान वुशुंग को ये बात बहुत दिलचस्प लगी। प्राचीन आध्यात्मिक द्रव्य की थोड़ी मात्रा योद्धा की साधना को बढ़ावा देने में बहुत कम प्रभाव डालेगी, जबकि इसकी अधिकता एक पूरी तरह से अलग भूमिका निभाएगी। प्राचीन आध्यात्मिक द्रव्य से बना तालाब। वहाँ कितना आध्यात्मिक द्रव्य था? ये 9 भेड़ियों के पहाड़ के उत्तरी भाग में एक दरार की गुफा में है, जो कमांडरी शहर से 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन लंबे समय से ये रैंक 6 की चोटी पर एक खूनी शेर द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यदि आप गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं तो खूनी शेर से छुटकारा पाना आवश्यक है, बाई चोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उत्तर में एक दरार, 9 भेड़ियों का पहाड़। जियान वुशुंग ने मन ही मन इसे ध्यान में रखा और कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया, धन्यवाद सर बाई चोंग। कृपया, आपका स्वागत है। बाई चोंग ने उसे हाथ हिलाया। जियान वुशुंग ने अपनी आंखों में गहराई से देखा और फिर मुंह फेर लिया। जियान वुशुंग के चले जाने के बाद बाई चोंग के पीछे खड़ा एक सुनहरा वस्त्रधारी सेवक ये कहने से खुद को नहीं रोक पाया, पर्यवेक्षक, वह तालाब पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक द्रव्य से बना है। इतने प्रचुर मात्रा में आदिम आध्यात्मिक द्रव्य के साथ इसका मूल्य बहुत अधिक है। तालाब इतना कीमती है आदिम आध्यात्मिक द्रव्य के कारण नहीं, बल्कि तालाब के तल पर मौजूद आध्यात्मिक फल के कारण। आदिम आध्यात्मिक द्रव्य आध्यात्मिक फल के कारण बना था। बाई चोंग ने अपना सिर हिलाया और हंसा। तालाब में जाने वाले लोगों से कहो कि वे केवल आध्यात्मिक फल ही ले जाएं। बस आदिम आध्यात्मिक द्रव्य और खूनी शेर को नजरअंदाज करें। समझ गया, सुनहरा वस्त्रधारी सेवक ने सिर हिलाया। ग्लेडिएटर एरेना में पर्यवेक्षक इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसके आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता था। वैसे, क्या अगले महीने वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल आयोजित किया जाएगा? बाई चोंग ने फिर पूछा। हाँ, सुनहरे वस्त्र पहने नौकर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। पर्यवेक्षक, आपको स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा नए स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे।
मैंने सुना है कि नए स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर जियान मेंगर हैं, जो स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में सबसे प्रतिभाशाली युवा हैं, जो 16 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन पहले से ही गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। वह रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग जियान लैंग की बेटी भी हैं। ओह, बाई चोंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी। हाँ, ऐसा लगता है कि इस साल स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल बहुत दिलचस्प होगा। अब मैं इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। जियान नैंटियन का बेटा, टुट टुट, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वह मुझे अपने पिता की तरह आश्चर्यचकित करेगा। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की ओर वापस जाते समय जियान वुशुंग सोचता रहा। तालाब पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक द्रव्य से बना है, इसलिए यह बहुत मूल्यवान होगा। उसने मुझे ये जानकारी क्यों बताई? यह मेरे पिता की वजह से होगा। जियान वुशुंग ने कुछ हद तक निश्चितता के साथ अनुमान लगाया। उसके पिता ने उसे बताया था कि उसके अलग थलग रहने और घमंड के कारण उसके बहुत कम दोस्त थे, लेकिन बाई चोंग उनमें से एक था। जाहिर है, बाई चोंग ने मुझे पहचान लिया और मेरे पिता के दोस्त के रूप में उसने मुझे ये बताना चुना। चाहे उसने मुझे मेरे पिता की खातिर बताया हो या नहीं, मैं उसकी दयालुता के लिए आभारी हूँ, जियान वुशुंग ने मन ही मन सोचा। एक तालाब में जो पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक द्रव्य से बना है, यहाँ तक कि आम लोग भी अगर वहाँ साधना करें तो उन्हें बहुत लाभ होगा, अकेले में ही नहीं, जो स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना करता हूँ। हालांकि रैंक 6 के शिखर पर एक खूनी शेर है, जो मनुष्यों के लिए आत्मा पथ के छठे चरण के शिखर के बराबर है। वर्तमान में मैं इसके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं हूँ। धीरे से आगे बढ़ो, मुझे पहले अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। जियान वुशुंग ने अपने हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। स्वॉर्ड पवेलियन के पृथ्वी स्तरीय कल्टीवेटिंग रूम में प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियों में अद्भुत प्रभावकारिता होती है। पहले मैंने सिर्फ एक गोली निगलने के बाद दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग से दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग को तोड़ दिया था। अब मेरे पास 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियां हैं। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि सभी 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियों को अवशोषित करने के बाद मेरी ताकत किस हद तक पहुंच जाएगी। जियान वुशुंग उत्साही आंखों के साथ फ्यूटन पर क्रॉस लेग बैठ गया। मैं तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान वुशुंग ने जेड बॉक्स खोला और एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली ली। इस अमृत को लेने के बाद स्वर्गीय सृजन कौशल ने उस अद्भुत ऊर्जा को जल्दी से अवशोषित करने के लिए काम किया। अगले दिनों में जियान वुशुंग ने अभी भी अपनी ईमानदारी से साधना की। अन्य कौशलों की तुलना में स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना करने में कम समय लगा। इसके अलावा इसकी तेजी से ठीक होने की क्षमता और पृथ्वी स्तरीय साधना कक्ष के सहायक प्रभावों के कारण साधना की गति बढ़ गई। इस बीच जियान वुशुंग ने उन प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियों को स्वतंत्र रूप से निगल लिया जिन्हें आत्मा पथ के अनगिनत साधक चाहते थे। समकालीन रोमांस। इन सभी ने उसकी साधना को अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ा दिया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। अब वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन युद्ध तक केवल एक महीना बचा था। उस रात बारिश हुई। जियान वुशुंग, जो पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष के अंदर रात भर रहा था, ने अपने शरीर के अंदर उन गोलियों की प्रभावकारिता को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसके शरीर के भीतर एक निष्क्रिय गड़गड़ाहट वाली आध्यात्मिक शक्ति थी। जैसे ही उसने अचानक अपने हाथों को जकड़ा, एक विस्फोटक बल ज्वालामुखी की तरह फट गया, जैसे कि एक मुक्का हवा को विस्फोट कर सकता है। जियान वुशुंग की आंखें एक चमकदार रोशनी से चमक रही थीं। दिव्य पथ का छठा स्वर्ग। लगभग छठे स्वर्ग के शिखर पर पहुंच रहा हूं। जियान वुशुंग परमानंद में था। आधे महीने से अधिक की अपनी हताश साधना के साथ उसने 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियों से ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। आखिरकार एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोली की प्रभावकारिता अद्भुत थी। औसत योद्धाओं के लिए एक गोली को पूरी तरह से अवशोषित करने में कम से कम एक महीना लगता है। हालांकि उसने स्वर्गीय सृजन कौशल के कारण बहुत कम समय में 11 गोलियां अवशोषित कर ली थीं। परिणामस्वरूप उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग से दिव्य पथ के छठे स्वर्ग तक का रास्ता बहुत लंबा था, लगभग दिव्य पथ के छठे स्वर्ग के शिखर तक। बहुत से लोग चौंक जाते अगर उन्हें पता होता कि उसने इतनी अविश्वसनीय गति से साधना की है, क्योंकि सिर्फ एक महीने पहले ही उन्हें पता था कि वह एक बेकार व्यक्ति है जो आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर सकता। तुम बस इंतजार करो और देखो जियान मेंगर, मैं तुम्हें एक महीने में चौंका दूंगा। जियान वुशुंग ने अपनी आंखों में अखंड आत्मविश्वास के साथ अपने हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। जियान वुशुंग साधना कक्ष से बाहर चला गया और उसने एल्डरहोन को बाहर प्रतीक्षा करते देखा। जियान वुशुंग को देखकर एल्डरहोन आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। उसे लगा कि जियान वुशुंग अपनी शक्ति के मामले में बहुत बदल गया है। जियान वुशुंग ने स्वेच्छा से अपनी आध्यात्मिक शक्ति की आभा नहीं छोड़ी, इसलिए एल्डरहोन उसकी सही साधना का पता नहीं लगा सका। हालांकि वह जानता था कि जियान वुशुंग ने साधना कक्ष में बहुत प्रगति की होगी। ऐसा लगता है कि हमारे युवा मंडप मास्टर ने हाल ही में बड़ी प्रगति की है, एल्डरहोन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ,
जियान वुशुंग ने सिर हिलाया और पूछा, एल्डरहोन, क्या बात है? बात यह है, एल्डरहोन ने जवाब दिया, ट्रायल टॉवर आज फिर से खुल गया है। अगर आप लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए। ट्रायल टॉवर। जियान वुशुंग इस जानकारी से चकित था। ट्रायल टॉवर एक 7 मंजिला इमारत थी जिसे साधना और मार्शल आर्ट तकनीकों के परीक्षण के लिए बनाया गया था। मंजिल जितनी ऊंची होती है, परीक्षण उतना ही कठिन होता है। यह आमतौर पर बंद रहता था, हर साल के अंत में होने वाली लड़ाई से 1 महीने पहले। ट्रायल टॉवर परीक्षण को एक प्रारंभिक लड़ाई माना जा सकता है। आखिरकार, वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन लड़ाई स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। हर साल, हवेली बाशुई प्रांत के भीतर से प्रभावशाली गुरुओं को आमंत्रित करती थी। गुरुओं के अच्छे प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए भाग लेने वाले शिष्यों को पहले ट्रायल टॉवर से गुजरना पड़ता था। कम से कम केवल 7 मंजिला टॉवर की 5वीं मंजिल तक पहुंचने वाले शिष्य ही लड़ाई में भाग लेने के योग्य थे। इसलिए जियान वुशुंग को अगर लड़ाई में भाग लेना था तो उसे ट्रायल टॉवर में ये परीक्षा पास करनी थी। मैं जल्द ही 9 वुल्फ माउंटेन के लिए रवाना हो रहा हूं और मैं वहां 1 महीने तक रहूंगा। चूंकि मुझे लड़ाई के लिए प्रवेश योग्यता प्राप्त करनी है, इसलिए मुझे ट्रायल टॉवर में यह मौका लेना होगा और पहले परीक्षा पास करनी होगी। जियान वुशुंग ने मन ही मन सोचा। ट्रायल टॉवर टेस्ट पास करना उसके लिए बहुत आसान होगा। एक बार जब उसने मन बना लिया तो जियान वुशुंग सीधे ट्रायल टॉवर पर चला गया। ट्रायल टॉवर एक विशाल प्रांगण के बिल्कुल बीच में खड़ा था। यह एक विशाल टॉवर था जो 33 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। उस समय विशाल टॉवर के सामने बहुत सारे शिष्य थे। देखो, 6ठा रत्न जला दिया गया है। चचेरा भाई जियान लिन 6ठी मंजिल पार कर गया है। चचेरा भाई जियान लिन वाकई कमाल का है। तुम्हें कैसे पता? चचेरा भाई जियान लिन बहुत पहले ही आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण को पार कर गया था। वह 6ठे चरण के शिखर पर पहुंच गया है। आध्यात्मिक शक्ति की अपनी साधना के साथ उसके लिए 6ठी मंजिल पार करना आसान है। 6ठी मंजिल की तो बात ही छोड़िए। देखो, 7वां रत्न पहले ही जला दिया गया है। कई शिष्य टॉवर गेट के सामने 7 रत्नों को घूर रहे थे। प्रत्येक रत्न ट्रायल टॉवर की 1 मंजिल से मेल खाता था। 1 मंजिल पार करने के बाद 1 रत्न जल उठता था। यदि सभी 7 रत्न जल उठते थे तो इसका मतलब था कि सभी 7 मंजिलें पार हो चुकी थीं। ऐसा अवश्य हुआ होगा कि जियान लिन, जो आत्मा पथ के 6ठे चरण के शिखर पर पहुंच चुका था, सभी 7 मंजिलों को पार करने वाला था। इसके तुरंत बाद टॉवर का द्वार एक बार फिर से खुल गया। सियान रंग के कपड़े पहने जियान लिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे बाहर निकला। आसपास के शिष्यों की ईर्ष्या भरी निगाहों को देखकर उसे खुद पर बहुत गर्व हुआ। जियान लिन 7वीं मंजिल पार कर चुका है। वह स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल में भाग लेने के योग्य है। टॉवर गेट के सामने रेड मार्शल हॉल के एक एल्डर ने उसका नाम तेजी से लिखा और फिर चारों ओर देखते हुए कहा, अगला। कई शिष्य हिचकिचाए। ट्रायल टॉवर टेस्ट पास करना मुश्किल था। अगर कोई 5वीं मंजिल पास करना चाहता था तो उसे स्पिरिट पाथ के 5वें चरण की आध्यात्मिक शक्ति साधना की आवश्यकता थी। इसके अलावा अगर वे युद्ध में भाग लेना चाहते थे तो उनकी उम्र 16 साल से कम होनी चाहिए। हवेली में इन 2 शर्तों को पूरा करने वाले शिष्यों की संख्या बहुत कम थी। इतने कम क्वालिफायर और इतने सारे दर्शकों के साथ अगर कोई परीक्षा देता है और फिर 5वीं मंजिल भी पास नहीं कर पाता तो उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। मुझे एक कोशिश करने दो। जैसे ही आवाज़ उठी, एक युवा व्यक्ति धीरे धीरे आया। उसकी पीठ के पीछे एक लंबी तलवार थी। कई शिष्यों ने उसकी ओर देखा। जब उन्होंने उसे पहचाना तो वे आश्चर्यचकित हो गए। समकालीन रोमांस, क्या ये वही है? जियान वुशांग, तलवार मंडप का जियान वुशुंग, क्या वह वही था जिसने अभी बात की थी? वह ट्रायल टॉवर टेस्ट कैसे पास कर सकता है? हर कोई अविश्वास में था। अंतिम तलवार मंडप मास्टर के बेटे के रूप में जियान वुशुंग की एक विशेष पहचान थी। इसके अलावा वह हवेली में कचरा के रूप में सर्वत्र पहचाना जाता था क्योंकि वह आध्यात्मिक शक्ति एकत्र करने में सक्षम नहीं था। इसलिए हवेली के सभी शिष्य उसे जानते थे। इस कारण से जब उसने ट्रायल टॉवर की परीक्षा का प्रयास करने का फैसला किया तो वे बेहद संशय में थे। शिष्यों के अलावा रेड मार्शल हॉल के नोट रखने वाले एल्डर ने अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ अपना सिर उठाया और पूछा, क्या आप ट्रायल टॉवर में परीक्षा देना चाहते हैं? क्या मैं नहीं दे सकता? जियान वुशुंग उदासीन दिखे। बेशक, आप दे सकते हैं, जब तक आप 16 वर्ष से कम उम्र के हवेली के शिष्य हैं। एल्डर ने सिर हिलाते हुए कहा, कृपया अंदर जाएं। धन्यवाद। जियान वुशुंग सीधे टॉवर में चला गया, उस पर नजर रखने वाली भीड़ को अनदेखा करते हुए। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ रहा था, बगल से एक आवाज आई जो स्पष्ट रूप से अप्रिय थी। जियान वुशुंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ परीक्षा देने आने की? तुम खुद को बहुत ज्यादा आंकते हो। जियान वुशुंग रुका और जियान लिन की ओर ठंडी नजर से देखा, जिसने उसे तिरस्कार से देखा। बिना कुछ कहे वह ट्रायल टॉवर की ओर चलता रहा। जल्द ही वह टॉवर के अंदर था।
जब उसने ये देखा तो जियान लिन ने अपने होठों के कोने को थोड़ा सा मोड़ा। हम्फ, तुम्हारे जैसा कचरा बहुत घमंडी है, रुको और देखो, बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। चचेरे भाई जियान लिन, क्या तुम्हें लगता है कि जियान वुशुंग 5वीं मंजिल पार कर सकता है? रेड मार्शल हॉल के एक शिष्य ने पूछा। उसे जियान लिन ने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया, 5वीं मंजिल पार करने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण की साधना करनी चाहिए। वह आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर आधे महीने से ज्यादा समय पहले पहुंच गया था। अब वह आध्यात्मिक पथ के चौथे चरण तक पहुंच सकता है। भले ही वह आखिरी तलवार मंडप मास्टर का बेटा हो और उसके पास उत्कृष्ट तलवारबाजी हो, फिर भी उसके लिए आध्यात्मिक पथ के चौथे चरण की साधना के साथ 5वीं मंजिल पार करना मूर्खतापूर्ण बकवास है। आसपास के सभी लोग उससे सहमत थे। आधे महीने से भी ज्यादा समय पहले वह आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर पहुंचा था। अब वह कितना मजबूत हो सकता है? वह ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक पथ के चौथे चरण तक पहुंच सकता था। वह ट्रायल टॉवर में 5वीं मंजिल कैसे पार कर सकता था? क्या मजाक है? हन्फ, वह दुख मांग रहा है, जियान लिन ने व्यंग्य किया। उसे उम्मीद थी कि जियान वुशुंग सबके सामने खुद को बेइज्जत करेगा। ट्रायल टॉवर की पहली मंजिल पर अपने सामने खड़ी उन 3 लंबी आकृतियों को देखकर जियान वुशुंग को पता चल गया कि वे मानवरूपी कठपुतलियां हैं जो ट्रायल टॉवर के लिए अद्वितीय थीं। वे विरोधी थे जिनका उसे सामना करना था। ट्रायल टॉवर एक ऐसी जगह जहां साधना और मार्शल आर्ट तकनीकों का मूल्यांकन किया जाता है। सामान्य तौर पर जिस किसी की साधना छठे चरण तक पहुंचती है वह कुल मिलाकर 7 स्तर पूरे करेगा। यहां तक कि जिन लोगों के पास 5वें चरण के शिखर पर उत्कृष्ट मार्शल आर्ट तकनीकें हैं वे भी 7वें स्तर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं इस बारे में उत्सुक हूं कि मैं केवल अपनी तलवारबाजी का उपयोग करके और किसी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना कितनी दूर तक जा सकता हूं। जियान वुशुंग ने मन ही मन सोचा। मैं तैयार हूं। ऐसा कहने के बाद जियान वुशुंग ने अपने हाथ में लंबी तलवार लहराई। वाह टिल्ड तुरंत संघनित तलवार सार सीधे गर्जन वाली लहरों की तरह फट गया। तलवार की लहर। जियान वुशुंग ने अपनी आंखों में जंगलीपन के साथ चिल्लाया। स्वॉर्टाइड एक प्रथम श्रेणी की तलवार कला निरंतर जलप्रवाह तलवार कला से एक घातक चाल थी और इसे जियान वुशुंग ने अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में चलाया। कुछ सरल हरकतों के बाद एक तलवार की छाया कमरे में छा गई। उन 3 मानवरूपी कठपुतलियों ने तुरंत जवाबी हमला किया। हालांकि प्रवेश स्तर पर होने के कारण वे जियान वुशुंग की तुलना में बहुत कमजोर थे। भले ही जियान वुशुंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग न किया हो, वह केवल अपनी त्वरित और शक्तिशाली तलवारबाजी से उन्हें आसानी से हरा सकता था। पहला स्तर पार हो गया। ट्रायल टॉवर के बाहर पहला रत्न चमक उठा, जिसका मतलब था कि वह पहले स्तर से गुजर गया। उसके आसपास के शिष्यों को आश्चर्य नहीं हुआ। हन्फ, केवल पहला स्तर। आत्मा पथ के तीसरे चरण में अपनी साधना के साथ उसे आसानी से पहली 3 मंजिलों से गुजरना चाहिए और चौथा स्तर पूरा करना भी संभव है। हालांकि ये सोचना बेवकूफ़ों का दिवास्वप्न है कि वह 5वां स्तर पूरा कर लेगा। जियान लिन का चेहरा अभी भी तिरस्कार से भरा हुआ था। पहले रत्न के जलने के कुछ समय बाद दूसरा रत्न जल उठा और उसके तुरंत बाद तीसरा रत्न भी जल उठा। सभी अंतराल छोटे थे, जिसका मतलब था कि जियान वुशुंग को प्रत्येक मंजिल पर उन मानवरूपी कठपुतलियों को हराने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। हालांकि ये लंबे अंतराल के बाद ही था कि चौथा रत्न जल उठा। वह चौथी मंजिल पर लंबे समय तक रहा, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से वहां मानवरूपी कठपुतलियों के साथ कड़ी लड़ाई में बहुत समय बिताया। जहां तक 5वीं मंजिल की बात है, मानवरूपी कठपुतलियां नीचे की कठपुतलियों से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। उसके जीतने का कोई मौका नहीं है। चौथा स्तर उसकी सीमा होनी चाहिए। हाँ, मुझे पता था। उसके जैसा कचरा वह ट्रायल टॉवर के 5वें स्तर से कैसे गुजर सकता है? आसपास के कई शिष्यों ने उपहास किया और हुटिंग की। उन्हें लगा कि जियान वुशुंग ने चौथे स्तर को पार करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया है, अन्यथा वह इतने लंबे समय तक क्यों रुका रहता। जियान लिन ने विशेष रूप से बार बार उपहास किया, व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए, और ट्रायल टॉवर से बाहर निकलते समय जियान वुशुंग का मजाक उड़ाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। ट्रायल टॉवर की 5वीं मंजिल पर जियान वुशुंग का चेहरा गंभीर दिखाई दिया। प्रत्येक स्तर के बाद मानवरूपी कठपुतलियों की ताकत बहुत बढ़ जाती है। मैंने पहले 3 स्तरों को केवल तलवारबाजी से आसानी से पूरा कर लिया। हालांकि चौथे स्तर पर मैं एक कठिन लड़ाई से गुजरा और उन्हें हराने में बहुत समय लगा। इसलिए 5वीं मंजिल पर उन्हें केवल तलवारबाजी से हराना असंभव होगा। मुझे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने दो। जियान वुशुंग ने अपने मुंह के किनारों को ऊपर की ओर फैलाया, फिर आध्यात्मिक शक्ति एक झटके में फूट पड़ी। अगर ट्रायल टॉवर के बाहर के शिष्यों को पता होता कि जियान वुशुंग ने सिर्फ अपनी तलवारबाजी से पहले 4 लेवल पूरे किए हैं तो वे डर जाते। आमतौर पर एक योद्धा जो ट्रायल टॉवर के चौथे लेवल को पास करना चाहता था, उसे कम से कम स्पिरिट पाथ के चौथे चरण में होना चाहिए था। हालांकि उसने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना इसे पार कर लिया था।
दूसरे शब्दों में, उसकी मार्शल आर्ट तकनीक स्पिरिट पाथ के चौथे चरण में योद्धाओं की साधना से अच्छी तरह मेल खाती थी। समकालीन रोमांस, यह अविश्वसनीय था। एक बार जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति, जो लगभग दिव्य पथ के छठे स्वर्ग के शिखर पर थी, फूट पड़ी, तो जियान वुशुन के लिए उन मानवरूपी कठपुतलियों से लड़ना बहुत आसान हो गया। जियन लिन सहित ट्रायल टॉवर के बाहर के शिष्य ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जियान वुशुन खुद को कैसे शर्मिंदा करेगा। लेकिन तभी हम टिल्ड ट्रायल टॉवर के दरवाजे के पास पांचवां रत्न चमक उठा। ये देखकर शिष्य अचानक चकित हो गए। इसका मतलब था कि जियान वुशुन 5वें स्तर से गुजर चुका था। ये कैसे हो सकता है? असंभव। उसने चौथे स्तर पर इतना लंबा समय लिया। स्पष्ट रूप से उसने इसे बड़ी कठिनाई से पूरा किया। तो वह 5वें स्तर से कैसे गुजर सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि कचरा अपनी साधना में आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण तक पहुंच गया है? उनके सभी चेहरे अविश्वास और आश्चर्य से भरे हुए थे। जियान लिन अपने मुंह को चौड़ा करके और भी अधिक आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, छठा रत्न चमक उठा। छठा स्तर। ये देखकर वहां एकत्रित सभी शिष्यों ने एक सेकंड के लिए अपनी सांस रोक ली। फिर 15 मिनट से भी कम समय के बाद आखिरी रत्न भी तुरंत चमक उठा। सभी 7 रत्न, जिनमें से प्रत्येक ट्रायल टॉवर की एक मंजिल को दर्शाता है, चमक उठे थे। इसका मतलब था कि जियान वुशुन ने उन सभी को पूरा कर लिया था। शांति। बाहर मौत जैसा सन्नाटा था। साइट पर मौजूद सभी लोग अविश्वास में उन 7 चमकते रत्नों को देख रहे थे। वे पहले कभी इस तरह के सदमे में नहीं थे। 7वां स्तर। वह 7वें स्तर से गुजरा। जियान लिन अवाक रह गया। दरअसल उसने कसम खाई थी कि जियान वुशुन ट्रायल टॉवर में जाने से पहले आत्मा पथ के केवल चौथे चरण पर था। चौथे स्तर से बचकर निकल जाना उसके लिए भाग्यशाली था। उसके लिए 5वें स्तर से गुजरने का कोई मौका नहीं था। लेकिन वास्तविकता क्या थी? 5वां स्तर। जियान वुशुन न केवल 5वीं मंजिल से गुजरा था, बल्कि वह 6ठी और 7वीं मंजिल से भी गुजरा था। वह ट्रायल टॉवर की सभी 7 मंजिलों से गुजरा था। अब वह भी उसके जितना ही ताकतवर था। असंभव। ये किसी भी तरह से संभव नहीं है। जियान लिन ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसे कभी यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हुआ था। जबकि वे सभी सदमे में थे, उन्होंने यह नहीं देखा कि जियान वुशुन ट्रायल टॉवर के दरवाजे से बाहर चला गया था। एक पल में सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं, जिससे वह मैदान पर केंद्र बिंदु बन गया। यहाँ तक कि रेड मार्शल हॉल के एल्डर, जो परिणामों को रिकॉर्ड करने के प्रभारी थे, अब जियान वुशुन को पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। क्या मैं 1 महीने में स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल में प्रवेश करने के योग्य हूँ? जियान वुशुन ने एल्डर की ओर देखा और पूछा। एल्डर एक पल के लिए चौंक गया। फिर वह अपने आप में वापस आया, सिर हिलाया और कहा, जियान वुशुन ने 7वां स्तर पूरा कर लिया है। योग्य। जियान वुशुन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हालांकि उसके आसपास के लोग गर्मागर्म बहस में उलझ गए। 7वां स्तर, ये कैसे संभव हो सकता है? जियान वुशुन 7वीं मंजिल से कैसे आगे निकल सकता है? इसे पूरा करने के लिए आमतौर पर एक योद्धा की आवश्यकता होती है, जिसकी साधना आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण तक पहुंच जाती है। हालांकि जियान वुशुन, वह सिर्फ 1 महीने पहले कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं जुटा पाया था, है न? नहीं, उसकी साधना इतनी मजबूत नहीं हो सकती। उसकी तलवारबाजी ने ही उसकी मदद की होगी। हाँ, ये सही है। मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा कि बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के एक व्यक्ति सिर्फ 1 महीने में आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण तक पहुंच सकता है। कई शिष्य उसे बदनाम कर रहे थे। जियान वुशुन, एक उदास आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एक आकृति जियान वुशुन के सामने खड़ी हो गई। ये जियान लिन था। वह इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा मुड़ गया था। जियान लिन ने जियान वुशुन को ठंडेपन से देखा, जबकि जियान वुशुन ने उसे उदासीनता से देखा। जियान वुशुन, ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा तुम्हें नीची नज़र से देखा है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुमने खुद को इतनी गहराई से छिपाया होगा। हर कोई सोचता था कि तुम एक बेकार व्यक्ति हो जो किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर सकता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम बहुत पहले ही आध्यात्मिक शक्ति को संघनित कर सकते थे, और तुम्हारी साधना खराब नहीं है। तुमने बस अपनी शक्ति को छिपाया है और इसे उजागर करने के लिए तैयार नहीं हो। जियान लिन की आवाज़ चाकू की तरह ठंडी थी। लगभग आधे महीने पहले तुमने मेरे सामने आध्यात्मिक पथ के 3रे चरण में अपनी साधना को उजागर किया था। तुमने ये दिखावा किया था, है न? दिखावा? क्या उसे लगता है कि मैंने 4 साल तक अपनी शक्ति को छिपाया है? जियान वुशुन ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। जियान लिन और आसपास के शिष्य जो चाहे सोच सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें लगता था कि उसने इतने समय तक अपनी शक्ति को छिपाया था या ऐसा ही कुछ। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में वह वास्तव में एक व्यक्ति की परवाह करता था, जियान मेंगर।
जियान वुशुंग की उदासीनता, यहाँ तक कि उपेक्षा ने जियान लिन को और भी क्रोधित कर दिया। जियान वुशुंग, मैं पहले ट्रायल टॉवर के 7वें स्तर को पार कर चुका हूँ। अब तुम भी वहां पहुंच गए हो, तो क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? जियान लिन ने सीधे कहा। तुमसे सार्वजनिक रूप से लड़ना? जियान वुशुंग ने अपनी बाहें उठाईं और उसकी ओर देखा। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? जियान लिन के मुंह का कोना तिरस्कार के भाव के साथ थोड़ा ऊपर उठा। जियान लिन, मैं बहुत उत्सुक हूँ। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में कई शिष्य हैं। तुम हमेशा मुझे क्यों निशाना बनाते हो? अगर तुम जियान मेंगर की वजह से मुझसे ईर्ष्या करते हो तो ठीक है, अब मैं उससे तंग आ चुका हूँ। तुम अब भी मुझे क्यों परेशान करते हो? क्या तुम्हारा दिमाग इतना संकीर्ण है? जियान वुशुंग ने तिरस्कार के साथ पूछा। उसका अनुमान सही था। जियान लिन संकीर्ण सोच वाला था और वह ईर्ष्या से भरा हुआ था। चूंकि जियान वुशुंग ने पहले जियान मेंगर के साथ बहुत समय बिताया था, इसलिए जियान लिन की उसके प्रति नाराजगी चरम पर पहुंच गई थी। भले ही उनके बीच का रिश्ता अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी नाराजगी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। बहुत हो गई बात, मैं बस ये पूछ रहा हूं कि क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? जियान लिन ने जियान वुशुंग को मजबूती से देखा। ये शब्द सुनकर जियान वुशुंग का मुंह थोड़ा झुका। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में राहत की एक झलक दिखाई दी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम लड़ेंगे। पूरे ट्रायल टॉवर में हलचल मच गई। चुनौती स्वीकार कर ली। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने इसे स्वीकार करने की हिम्मत कैसे की? वह क्यों नहीं करेगा? आखिरकार वह ट्रायल टॉवर के 7वें स्तर को पार कर चुका है। शायद उसकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना भी 6ठे चरण तक पहुंच गई है। रुको, वे दोनों परीक्षण टॉवर के 7वें स्तर से गुजरे हैं। भाई जियान लिन की साधना बहुत पहले ही 6ठे चरण के शिखर पर पहुंच गई थी। जाहिर है, जियान वुशुंग इस पूरे समय अपने साधना स्तर को छिपा रहा है। उनकी लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। शिष्य उन्हें घेर कर लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम में हिम्मत है। जियान लिन ने भयानक रूप से मुस्कुराया, लेकिन उसने जियान वुशुंग की आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखा। भले ही वह परीक्षण टॉवर के 7वें स्तर से गुजर गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई जानता था कि जिस भी शिष्य की साधना 6ठे चरण तक पहुंच गई है, वह 7वें स्तर को आसानी से पार कर सकता है। जहां तक उसका सवाल है, वह बहुत पहले ही 6ठे चरण के शिखर पर पहुंच गया था। ये लो, जियान लिन ने जोर से दहाड़ लगाए और अपने पैर पटक दिए। वह इतना शक्तिशाली था कि फर्श में एक दरार दिखाई दी और असीम आध्यात्मिक शक्ति बाढ़ की तरह बह निकली। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में बांध लिया। तुरंत उसने बहुत ताकत से मुक्का मारा, जिससे उसके चारों ओर भयंकर हवा चलने लगी। आत्मिक पथ के 6ठे चरण के शिखर पर उसकी साधना तुरंत फूट पड़ी। वहां उपस्थित कई शिष्यों ने अपनी आंखें खुली रखीं। हालांकि मुट्ठी उन पर लक्षित नहीं थी, फिर भी वे इसकी जबरदस्त ताकत को महसूस कर सकते थे। जियान लिन की शक्ति के पूर्ण विस्फोट का सामना करते हुए जियान वुशुंग ने अपनी आंखें ठंडी और तेज रखीं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे बह रही थी। 6ठा चरण, ये वास्तव में 6ठा चरण है। जैसे ही जियान वुशुंग की आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई, उसके आसपास के कई शिष्यों को तुरंत उसकी असली साधना का पता चल गया। हालांकि वे दोनों 6ठे चरण पर थे, फिर भी कुछ मतभेद थे। मेरे रास्ते से हट जाओ, एक गुस्से भरी दहाड़ बिजली की तरह सुनाई दी। जियान वुशुंग ने अपनी पूरी शक्ति से वार किया। हाँ, तुमने अपनी तलवार निकाले बिना मुझसे लड़ने की हिम्मत की। कितना बेवकूफ! जियान लिन हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। हर कोई जानता था कि जियान लिन आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण के शिखर पर था। जियान वुशुंग की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह अनिश्चित था कि क्या वह इस स्तर पर लड़ सकता है। परिस्थितियों के अनुसार अगर वह सीधे जियान लिन का सामना करता तो वह पूरी तरह से नुकसान में होता। धमाका! 2 आध्यात्मिक शक्ति मुट्ठियां आखिरकार आपस में टकराईं। छिपी हुई शक्ति वाली 2 मुट्ठियां एक साथ फट गईं। क्या जब जियान लिन की मुट्ठी जियान वुशुंग से टकराई तो उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने जियान वुशुंग की मुट्ठी से भयावह शक्ति महसूस की। ये शक्ति स्पष्ट रूप से उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। ये कैसे संभव है? वह 6ठे चरण के शिखर तक नहीं पहुंचा है। जियान लिन अपने दिल में दहाड़ा। विस्मय और क्रोध से भरे दिल के साथ जियान लिन ने तेज दर्द का अनुभव किया। वह थोड़ा कराह उठा और उसके मुंह से खून बहने लगा। वह 10 कदम पीछे हट गया और हर कदम इतना भारी और बलशाली था कि उसने फर्श पर गहरे निशान छोड़ दिए। हालांकि जियान वुशुंग एक कदम भी पीछे नहीं हटा। पराजित! जियान वुशुंग ने शक्ति में जियान लिन को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। कई शिष्य हैरान थे। समकालीन रोमांस, किसी ने नहीं सोचा था कि शुद्ध बल में प्रतिस्पर्धा इस तरह से सामने आएगी। जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से 6ठे चरण के शिखर पर नहीं पहुंचा था, उसे उसी क्षेत्र के शिखर पर मौजूद जियान लिन से आगे नहीं निकलना चाहिए था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जियान वुशुंग ने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी।
इसने प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती दी और योद्धाओं द्वारा जारी की जा सकने वाली आध्यात्मिक शक्ति अन्य प्रकार की साधनाओं का पालन करने वाले योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि जियान वुशुंग दिव्य पद के छठे स्वर्ग के शिखर पर नहीं पहुंचा था, लेकिन वह जिस आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त करने में सक्षम था, वह आध्यात्मिक पद के छठे चरण के शिखर पर मौजूद अन्य योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। पूरी तरह से ताकत पर केंद्रित इस प्रतियोगिता में जियान वुशुंग ने जियान लिन को पूरी तरह से पछाड़ दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जियान लिन की आंखों में पागलपन की एक चमक दिखाई दी। उसे जियान वुशुंग ने पीछे धकेल दिया। वह कराह उठा और फिर जियान वुशुंग की ओर दौड़ा। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक एक बाघ की दहाड़ गूंज उठी। फिर उसकी शक्ति के अभिसरण से धीरे धीरे एक विशालकाय बाघ बनने लगा। पूरी तरह से भौतिक रूप धारण करने के बाद विशालकाय बाघ बिजली की तरह जियान वुशुंग पर टूट पड़ा। ये बाघ की दहाड़ने वाली मुट्ठी है। भाई जियान लिन एक मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग कर रहा है और वह अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का उपयोग कर रहा है। वह विशालकाय बाघ आध्यात्मिक शक्ति से पूरी तरह से संघनित था। इस आंदोलन में बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है, लेकिन यह वास्तव में मजबूत है। देखो, जियान वुशुंग अपनी तलवार खींच रहा है। तलवार की चाल, चू, ठंडी तलवार की रोशनी चमक रही थी और फिर तुरंत गायब हो गई। एक पल के लिए समय पूरी तरह से रुक गया। हैरान दर्शकों के सामने आक्रामक विशालकाय बाघ दो हिस्सों में विभाजित हो गया। चौ, तलवार की धार शरीर में चुभने की आवाज गूंजी। जियान लिन के कंधे पर खून के छींटे पड़े। ट्रायल टॉवर के बाहर सब शांत था। जियान वुशुंग की लंबी तलवार के म्यान में वापस जाने की सूक्ष्म ध्वनि के अलावा कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अपने चारों ओर की आंखों में भारी सदमे को अनदेखा करते हुए जियान वुशुंग धीरे धीरे जाने के लिए मुड़ा। लेकिन जाने से पहले वह जियान लिन को देखने के लिए रुका और ठंडे स्वर में कहा, इस बार मैंने केवल तुम्हारे कंधे पर वार किया, लेकिन अगर अगली बार हुआ तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। ये सुनकर जियान लिन हैरान और अपमानित महसूस कर रहा था, शर्मिंदा और नाराज महसूस कर रहा था। और मार्क्विस हवेली के शिष्य तब तक अपने आश्चर्य से उबर नहीं पाए जब तक कि जियान वुशुंग उनकी नज़रों से पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। फिर वहां मौजूद हर कोई जो हुआ था उसके बारे में बात करना बंद नहीं कर सका। भाई जियान लिन हार गया। ये कैसे हो सकता है? एक चाल, केवल एक चाल। ताकत में काफ़ी बड़ी असमानता है। न केवल उनकी आध्यात्मिक शक्तियों में, बल्कि उनकी मार्शल आर्ट तकनीकों के बीच असमानता और भी अधिक है। और ये था, जियान वुशुंग ने विस्फोटक आध्यात्मिक शक्ति में जियान लिन को पीछे छोड़ दिया। और मार्शल आर्ट तकनीक के लिए ये ज्ञात होना चाहिए कि जियान मेंगर, जिसकी तलवारबाजी में उपलब्धियां अद्भुत थीं, को तलवार मार्क्विस हवेली में पहली प्रतिभा के रूप में माना जाता था। लेकिन उसकी तलवारबाजी उसे जियान वुशुंग ने सिखाई थी। यहाँ तक कि जियान मेंगर खुद भी जानती थी कि वह मार्शल आर्ट तकनीक में जियान वुशुंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य नहीं थी। पूरे स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में ऐसा लग रहा था कि मार्शल आर्ट तकनीक में जियान वुशुंग से बेहतर कोई नहीं था। उनकी मार्शल आर्ट तकनीकों में बड़ी असमानता के कारण जियान वुशुंग ने केवल एक चाल में जियान लिन को हरा दिया था और उसके कंधे को चोट पहुंचाई थी। अगर जियान वुशुंग चाहता तो अभी जियान लिन को मार सकता था। ये खबर कि जियान वुशुंग ने ट्रायल टॉवर के 7वें स्तर को पार कर लिया है और एक चाल में जियान लिन को हरा दिया है, स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में तूफान की तरह फैल गई। अचानक स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन पूरी तरह सदमे में आ गया। स्वाभाविक रूप से ये खबर तुरंत जियान मेंगर को भी मिली। मेंगर, आज मार्क्विस की हवेली में कुछ हुआ है। ये जियान मेंगर के पिता जियान लैन थे जिन्होंने उसे खबर सुनाई। जियान वुशुंग ने आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत किया था और योद्धा बन गया था। इसके अलावा उसकी साधना आध्यात्मिक पथ के छठे चरण तक पहुंच गई थी। आज उसने ट्रायल टॉवर के 7वें स्तर को पार कर लिया और केवल एक चाल में जियान लिन को हरा दिया। ओह, ये सुनकर जियान मेंगर भी काफ़ी हैरान हो गया। हमारी दोस्ती टूटने से पहले वह अक्सर कहा करता था कि वह जल्द ही एक असली योद्धा बन जाएगा। उस समय मुझे लगा कि वह बस खुद को सांत्वना दे रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह ऐसा नहीं कर रहा था। थोड़ा आश्चर्यचकित होने के बाद वह थोड़ा मुस्कुराए और जाहिर तौर पर उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मेंगर, मुझे डर है कि आपको इसे कुछ महत्व देना चाहिए, जियान लैन ने गंभीरता से कहा। हालांकि मार्क्विस की हवेली में कई लोगों ने सोचा था कि जियान वुशुंग अपनी ताकत छुपा रहा था, आप और मैं जानते हैं कि सिर्फ 1 महीने पहले उसके शरीर में वास्तव में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। पिछले 4 वर्षों के दौरान जियान मेंगर हर समय जियान वुशुंग के साथ था। कोई भी उसे उनसे बेहतर नहीं जानता था। केवल 1 महीने में वह बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के एक साधारण व्यक्ति से आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के योद्धा बन गया और उसने जियान लिन को इतनी आसानी से हरा दिया। उसने कितनी भयानक प्रगति की है, जियान लैन ने कहा। तो उसने ऐसा किया है। जियान मेंगर ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तो क्या? जियान लैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई।
पिताजी, आप चिंता कर रहे हैं कि अगले महीने की लड़ाई में वह एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी होगा, है ना? जियान मेंगर ने पूछा। जियान लैन ने सिर हिलाया। जियान वुशुंग ने खून की कसम खाई थी कि वह युद्ध में जियान मेंगर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगा। ये खबर पूरे स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में फैल गई। पहले तो उनमें से किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब उन्होंने अपना विचार बदल दिया। अगर जियान वुशुंग ने स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के सभी लोगों और मौजूद अन्य मजबूत विशेषज्ञों के सामने जियान मेंगर को हरा दिया, तो वह स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनने में विफल हो जाएगी। इसके अलावा वह और उसके पिता सभी की हंसी का पात्र बनेंगे। जियान मेंगर, जिसे स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में शीर्ष प्रतिभा के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, 2 महीने के भीतर किसी ने पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। क्या यह एक बड़ा मजाक नहीं था? पिताजी, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। जियान मेंगर ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कहा, यह सामान्य है कि जियान वुशुंग अंततः आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत कर सकता है और 4 साल तक अभ्यास करने के बाद सामान्य प्रगति कर सकता है। हालांकि वह एक साधारण व्यक्ति से 1 महीने के भीतर आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण तक पहुंच सकता है, लेकिन वह अगले महीने तक आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण तक नहीं पहुंच पाएगा। आपको क्या लगता है, पिताजी? 1 महीने में 7वें चरण तक पहुंचना? जियान लैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। असंभव, बिल्कुल असंभव। आध्यात्मिक पथ के 6ठे और 7वें चरण के बीच बहुत बड़ी असमानता है। यहाँ तक कि आप जैसे साधना में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भी आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण से 7वें चरण तक पहुँचने में पूरा आधा साल बिताया। इसके अलावा आप बहुत सारे अमृत और कुछ प्राकृतिक खजानों की सहायता के बिना सफल नहीं हो सकते थे। एक साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। इसलिए चाहे जियान वुशुंग कितनी भी तेजी से साधना करे, वह 1 महीने में आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण तक नहीं पहुंच सकता। जियान लैन ने दृढ़ता और निर्णायक रूप से कहा। और वास्तव में ये सच था। आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण और आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण के बीच एक बड़ी असमानता मौजूद थी। 1 महीने के भीतर सफलता प्राप्त करना निश्चित रूप से एक इच्छाधारी सोच थी। हाँ, ये लगभग असंभव है। इसके अलावा भले ही वह सफल हो जाए, वह क्या कर सकता है? जियान मेंगर ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जियान मेंगर ने जो कहा था उसे सुनकर जियान लैन ने अपने चेहरे पर तनाव कम किया और फिर मुस्कुराए। वास्तव में, चाहे जियान वुशुंग 1 महीने में आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण तक पहुंच पाए या नहीं, वह कुछ भी नहीं कर सकता था, भले ही वह इसे प्राप्त कर ले। वर्तमान में जियान मेंगर के पास गहन आध्यात्मिक समुद्र क्षेत्र में साधना थी। चाहे जियान वुशुंग तलवारबाजी में कितना भी असाधारण क्यों न हो, वह जियान मेंगर का मुकाबला नहीं कर सकता था जब तक कि वह आध्यात्मिक समुद्र क्षेत्र में न हो। शायद मैं इस पर बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। जियान वुशुंग आपको धमकी नहीं दे सकता। जियान लैन राहत में मुस्कुराए। उसके बारे में बात मत करो, मुझे अपने पीछे बैठे गुरु के बारे में बताओ। क्या संदेश का कोई उत्तर है? मुझे उत्तर मिल गया है, जियान मेंगर ने उम्मीद से उत्तर दिया। महान गुरु ने कहा था कि वह 1 महीने में युद्ध में उपस्थित होगी और मुझे नया तलवार मंडप गुरु बनते हुए देखेगी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। अगर वह युद्ध में खुद को प्रस्तुत कर सकती है, तो आप निस्संदेह विजेता होंगे। खुशखबरी सुनकर जियान लैन को बहुत खुशी हुई। तलवार मंडप में एल्डर होंग के नेतृत्व में 4 महान बुजुर्ग एकत्र हुए थे। हाँ, युवा मंडप गुरु ने 7वां स्तर पार कर लिया और एक चाल से जियान लिन को हरा दिया। ये बहुत बढ़िया है। यह आश्चर्यजनक है कि युवा मंडप गुरु इतने कम समय में इतनी तेजी से प्रगति कर सकते हैं, है ना? अगर युवा मंडप गुरु इसी गति से सुधार करते रहे, तो वे अगले महीने युद्ध में जियान मेंगर को हराने की संभावना रखते हैं। खुशखबरी सुनकर ये बुजुर्ग सभी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। बड़े भाई, हमने यंग पेविलियन मास्टर से यह बात छिपाई थी क्योंकि वह पहले योद्धा भी नहीं था। लेकिन अब क्या हमें उसे इसके बारे में बताना चाहिए? एक और बुजुर्ग ने अचानक पूछा। समकालीन रोमांस? कोई जल्दी नहीं, एल्डर होंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी बहुत जल्दी है। हमें उसे थोड़ी देर बाद बताना चाहिए। वैसे, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूं और इसे गोल्डन ड्रैगन पैलेस में मास्टर को भेजूंगा। उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि यंग पेविलियन मास्टर ने इतनी तेजी से प्रगति की है। जियान वुशुंग और जियान लिन के बीच लड़ाई से पूरा स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन हैरान था। हालांकि लड़ाई के नायक जियान वुशुंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लड़ाई में शामिल होने की अनुमति मिलने के बाद वह सीधे 9 भेड़ियों के पहाड़ के लिए रवाना हो गया। जियान वुशुंग आदिम आध्यात्मिक द्रव से भरे तालाब में जाने के लिए बहुत उत्सुक था। 9 भेड़ियों का पहाड़ काउंटी से 15 किलोमीटर दूर था और जियान वुशुंग को वहां पहुंचने में आधा दिन लग गया। उसने पहाड़ की उत्तरी दरार में गुफा को खोजने की कोशिश में बहुत समय बिताया। ये वही गुफा है। एक बड़े पेड़ के शीर्ष पर खड़े होकर जियान वुशुंग दरार के तल पर एक गुफा देख सकता था। गुफा से कुछ ही दूरी पर एक विशाल राक्षस था। उसकी सांसें उसकी नाक से लयबद्ध रूप से सुनाई दे रही थीं। क्या वह खूनी शेर है?
जियान वुशुंग ने उस विशाल राक्षस को घूरते हुए देखा, अपनी नज़रें हटाने में असमर्थ। बाई चोंग ने उल्लेख किया था कि प्राइमोडियल स्पिरिचुअल लिक्विड वाली गुफा छठे क्षेत्र के शिखर पर एक खूनी शेर का क्षेत्र था। उस क्षेत्र के शिखर पर एक राक्षस आत्मा पथ के छठे चरण के शिखर पर एक योद्धा से मेल खा सकता था। कुछ आत्मिक जानवरों के पास जन्मजात लाभ थे, इसलिए जब वे मनुष्यों से लड़ते थे तो वे अधिक शक्तिशाली होते थे। आत्मिक जानवर इंसानों से नफरत करने के लिए पैदा होते हैं और उनकी क्षेत्रीय जागरूकता बेहद मजबूत होती है। अगर मैं उस गुफा में जाना चाहता हूं तो मेरे पास खूनी शेर को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो चलो लड़ते हैं। जियान वुशुंग की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। अपने भोजन पर शिकार करने वाले चील की तरह वह पेड़ की चोटी से नीचे कूद गया। उसकी पीठ पर लंबी तलवार उसी समय बाहर आ गई थी। उसकी तलवार की आवाज़ दरार में गूंज उठी, क्योंकि जियान वुशुंग हिंसक रूप से खूनी शेर की ओर भागा। खूनी शेर। जियान वुशुंग की आंखें युद्ध के इरादे से भरी थीं। मानव प्राणी। खूनी शेर चौंक कर उठा और एक जोड़ी गहरे सुनहरे रंग की आंखें ठंडे हत्या के इरादे से फट पड़ीं। गुस्से से दहाड़ते हुए उसने जियान वुशुंग पर क्रूरता से हमला किया। आश्चर्यजनक रूप से लड़ाई बस एक पल में समाप्त हो गई। जियान वुशुंग ने अपनी खूनी लंबी तलवार को म्यान में रखा और जमीन पर खूनी शेर को देखा। उसकी गर्दन में गहरे तलवार के निशान से खून बह रहा था। उसके शरीर पर अलग अलग आकार के कई तलवार के निशान फैले हुए थे। अब वह मर चुका था। परंपरा के अनुसार छठे क्षेत्र के शिखर पर खूनी शेर इतना शक्तिशाली था कि वह आत्मा पथ के छठे चरण के शिखर पर मनुष्यों को हरा सकता था। हालांकि ये केवल सामान्य मानव योद्धाओं के मामले में ही था। एक बार जब उसका सामना ऐसे मानव योद्धाओं से हुआ जो उत्कृष्ट मार्शल आर्ट तकनीकों में निपुण थे, तो न केवल वह उन्हें हरा नहीं सकता था, बल्कि उनसे पूरी तरह से पराजित हो जाता था। जियान वुशुंग की तलवारबाजी पूरे स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली को अभिभूत कर सकती थी, इसलिए खूनी शेर को मारना काफी आसान था। खूनी शेर की लाश को अनदेखा करते हुए जियान वुशुंग ने गुफा में कदम रखा। ये गहरी थी और इसका रास्ता बहुत संकरा था। हालांकि जब वह छोटे प्रवेश द्वार से गुजरा तो उसने पाया कि यह बाहर से काफी अलग था। गुफा का अंदरूनी हिस्सा काफी परिष्कृत था। वहां एक पत्थर की मेज, बेंच और बिस्तर था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कभी कोई रहता था। जैसे ही वह गुफा में आगे बढ़ा, उसने पाया कि तालाब से हल्की सी खुशबू आ रही थी। तालाब का व्यास 3 मीटर या उससे भी कम था। यह एक छोटे जीव का था। हालांकि जैसे ही जियान वुशुंग ने तालाब को देखा, उसकी आंखें जंगली उत्साह से भर गईं। आदिम आध्यात्मिक द्रव। जियान वुशुंग ने तालाब में सुगंधित और लगभग पारदर्शी पानी को उत्सुकता से देखा। वह पानी में निहित शुद्ध शक्ति को महसूस कर सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह तालाब का पानी वास्तव में अमूल्य आदिम आध्यात्मिक द्रव था। पूरा तालाब। जियान वुशुंग तालाब में कूद गया। जिस क्षण वह तालाब में घुसा, उसने पाया कि यद्यपि यह व्यास में लंबा नहीं था, यह बहुत गहरा था, कम से कम 10 मीटर। इतना बड़ा तालाब, ये सारा पानी आदिम आध्यात्मिक द्रव है। मुझे आश्चर्य है कि इसमें कितना है। जियान वुशुंग ने उत्साह में सोचा। आदिम आध्यात्मिक द्रव सबसे शुद्ध आध्यात्मिक द्रव था। इसमें लगभग कोई अशुद्धियां नहीं थीं। आत्मा पथ का अनुसरण करने वाले योद्धाओं के लिए यह आत्मा साधना की गोलियों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। आदिम आध्यात्मिक द्रव प्राकृतिक रूप से बनता है, इसलिए बहुत कम लोग अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए इसकी बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब एक पूरा तालाब था। यदि पानी को बूंदों में विभाजित किया जाए तो ये कितनी होगी? इसका मूल्य क्या होगा? इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत अधिक था। सर बाई चोंग ने मुझे इतना अद्भुत अवसर दिया है। प्रत्याशा से थोड़ा कांपते हुए जियान वुशुंग बेहद आभारी था। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान वुशुंग ने तालाब में साधना शुरू कर दी। समकालीन रोमांस। तालाब में साधना करके वह अपने आसपास के आदिम आध्यात्मिक द्रव को अवशोषित कर सकता था और उसे आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकता था। एक साधारण योद्धा के लिए तालाब में मौजूद सभी आदिम आध्यात्मिक द्रव को अवशोषित करने में काफी समय लगेगा, लेकिन जियान वुशुंग अलग था। स्वर्गीय सृजन कौशल प्राकृतिक व्यवस्था को बहुत हद तक चुनौती देता है। उसने पहले जो प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली ली थी, उसमें इतनी विषाक्तता थी कि उसे अवशोषित करने में सामान्य योद्धाओं को 1 या 2 महीने लग जाते। हालांकि जियान वुशुंग ने सिर्फ एक रात में गोली को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। आदिम आध्यात्मिक द्रव के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही जियान वुशुंग ने स्वर्गीय सृजन कौशल का अभ्यास करना शुरू किया, उसकी साधना पद्धति की शक्ति तुरंत प्रकट हुई। उसके शरीर से एक जबरदस्त शक्ति निकल रही थी, जो आसपास की हर चीज को बलपूर्वक अवशोषित कर रही थी। तालाब में मौजूद आदिम आध्यात्मिक द्रव सबसे पहले अवशोषित हुआ। यह एक अद्भुत गति से जियान वुशुंग के रोमछिद्रों में भर गया। यह एक विशाल ब्लैक होल की तरह था, जो सब कुछ निगल रहा था, पागल और भारी। अवशोषण की गति कितनी भयावह थी। जैसे ही आदिम आध्यात्मिक द्रव उसके शरीर में भर गया, स्वर्गीय सृजन कौशल का उपयोग करके इसे आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया गया। अवशोषण और परिवर्तन की इस प्रक्रिया के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति की लगातार बढ़ती गति को भयानक माना जा सकता था।
ये बहुत तेज है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि बहुत तेज और भयानक है। जियान वुशुंग खुद पर हैरान था। उसका दिमाग उलझन में था और वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि गति बहुत भयावह थी। वास्तव में ये सब स्वाभाविक था। स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ संयुक्त आदिम आध्यात्मिक द्रव जो स्वर्ग को चुनौती देता था, वास्तव में भारी और भयानक था। योद्धाओं के लिए पहले ली गई प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोली की तरह आदिम आध्यात्मिक द्रव का कार्य आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। तालाब का आदिम आध्यात्मिक द्रव 10 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियों के बराबर था। इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति की बढ़ती गति स्वाभाविक रूप से कल्पना से परे थी। केवल आधे दिन में जियान वुशुंग ने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति दिव्यपथ के छठे स्वर्ग के शिखर पर पहुंच गई थी। इसमें केवल आधा दिन लगा था। ऐसा लग रहा था कि इस आधे दिन के अवशोषण से तालाब में आदिम आध्यात्मिक द्रव में बहुत कमी नहीं आई थी। अगले कुछ दिनों में जियान वुशुंग ने पूरी तरह से साधना पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी शक्ति में भयानक सुधार के बारे में किसी को नहीं बताया। समय धीरे धीरे बीतता हुआ प्रतीत हुआ, फिर भी पलक झपकते ही 20 दिन बीत गए। तालाब में पानी का स्तर कम हो रहा था। जियान वुशुंग तालाब में ही रहा, क्योंकि कुछ आदिम आध्यात्मिक द्रव अभी भी उसके शरीर में बह रहा था। अंत में जैसे ही आदिम आध्यात्मिक द्रव की आखिरी बूंद अवशोषित हुई, विशाल तालाब पूरी तरह से गायब हो गया। जियान वुशुंग, जो अपनी साधना में व्यस्त था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों से एक भयानक चमक निकली। तालाब के तल से जियान वुशुंग धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उठते ही उसकी सारी मांसपेशियां और जोड़ चटकने लगे। उसने खिंचाव महसूस किया और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। जियान वुशुंग ने अपनी चमकती आंखों से अपने सामने पहाड़ की दीवार को देखा। उसके दाहिने हाथ के अचानक कसने से पहाड़ से एक विस्फोटक शक्ति तुरंत फूट पड़ी। धमाका! गुफा में जबरदस्त आवाज गूंज उठी। जियान वुशुंग ने अपने सामने दीवार में बड़े छेद को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं न केवल दिव्यपथ के 8वें स्वर्ग तक पहुंच गया, बल्कि मैं शिखर तक पहुंच गया। उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए वह अपने हाथों में मौजूद बढ़ती शक्ति को महसूस कर सकता था। जियान वुशुंग ने इस गुफा में 20 दिन साधना करते हुए बिताए थे। तालाब से आदिम आध्यात्मिक द्रव की हर बूंद को अवशोषित किया था। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसे उसने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था और आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया था। परिणामस्वरूप उसकी शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। कुछ समय पहले वह दिव्यपथ के छठे स्वर्ग में था, शिखर के करीब। लेकिन आज सफलताओं की एक श्रृंखला ने उसे दिव्यपथ के 7वें स्वर्ग, फिर दिव्यपथ के 8वें स्वर्ग में पहुंचा दिया था। वह दिव्यपथ के 8वें स्वर्ग के शिखर पर पहुंच गया था। यह एक विस्फोटक सफलता थी, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हुआ। आखिरकार हर किसी के पास अपनी साधना में मदद करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में आदिम आध्यात्मिक द्रव्य तक पहुंच नहीं थी। स्वर्गीय सृजन कौशल, स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति की तो बात ही छोड़िए। उसकी अद्भुत सफलता का श्रेय आदिम आध्यात्मिक द्रव्य और स्वर्गीय सृजन कौशल को दिया जाता है। दिव्यपथ का 8वां स्वर्ग एक साधारण योद्धा के लिए आरंभिक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बराबर था। जो दिव्यपथ के 8वें स्वर्ग के शिखर पर पहुंचता है, उसके पास आरंभिक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने वाले के समान ही शक्ति होती है। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति स्वर्गीय सृजन कौशल के शक्ति लाभ के साथ संचालित होती है, जो गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बराबर हो सकती है। शायद ये थोड़ा कम था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जियान वुशुंग की आंखों से एक तेजस्वी प्रकाश फूट पड़ा। जियान मिंगर, मैं तुमसे आगे निकल रहा हूँ। जियान वुशुंग ने दहाड़ लगाए। जियान मिंगर ने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में साधना की थी। हालांकि उसने अपनी साधना को मजबूत नहीं किया था, लेकिन उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाला स्वर्गीय सृजन कौशल, आध्यात्मिक शक्ति इत्यादि था। इसका मतलब था कि जियान मिंगर की तुलना में वह लगभग उसके बराबर ही मजबूत था। उसे पकड़ने के लिए उसे केवल 2 महीने की आवश्यकता थी। 10 दिन, युद्ध से पहले अभी भी 10 दिन हैं। अपनी आंखें मूंदकर जियान वुशुंग ने सोचा, मुझे अपना समय लेना चाहिए। मैंने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के समान युद्ध शक्ति प्राप्त की है और युद्ध में जियान मिंगर को हराने का एक बड़ा मौका है। हालांकि मुझे अभी भी अपने लिए एक निश्चित तुरुप का पत्ता तैयार करने की जरूरत है। बस मामले में उद्धरण चिन्ह ट्रम्प कार्ड के बारे में सोचते हुए सबसे पहले उसके दिमाग में स्वर्गीय सृजन कौशल में दर्ज गुप्त कौशल आया। समकालीन रोमांस, आत्मा भक्षण गुप्त कौशल। यह एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त कौशल था जो स्वर्ग को चुनौती देता था। स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ साथ वह इस गुप्त कौशल से बहुत प्रभावित था। इसे भूलना असंभव था। जब जियान वुशुंग ने इस गुप्त कौशल के बारे में सोचा तो वह चौंक गया। यह इतना शक्तिशाली था कि उसे लगा कि यह प्राकृतिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा यह उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जो इसका प्रयोग करता है। कोई भी इसका उपयोग करने को तैयार नहीं था जब तक कि यह वास्तव में कोई आपात स्थिति न हो। ऐसे गुप्त कौशल का ट्रम्प कार्ड के रूप में उपयोग करना समझदारी नहीं थी।
आत्मा भक्षण गुप्त कौशल में 3 स्क्रॉल होते हैं। मेरे वर्तमान दायरे में मैं केवल पहले वाले को ही आजमा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अभी दूसरे और तीसरे पर विचार भी नहीं कर सकता। मुस्कुराते हुए जियान वुशुंग ने इस कौशल का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसमें उसे कुल 5 दिन लगे। 5 दिन बाद जियान वुशुंग 9 वुल्फ माउंटेन के उत्तरी दरार में एक ग्लेड में क्रॉस लेक बैठा था। चलो करते हैं। उसने गहरी सांस ली और आत्मा भक्षण गुप्त कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने 5 दिन अध्ययन में बिताए। वह कौशल की पहली स्क्रॉल को समझने में सक्षम था, लेकिन इसे पूरा करने में काफ़ी समय लगा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि कौशल उसे कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करते समय वह बहुत सावधान था। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। गुप्त कौशल, ये किसी की आत्मा को खा जाता है। जब उसने गुप्त कौशल की साधना की तो एक भिनभिनाने वाली आवाज़ आई। इसने शून्य को भी चौंका दिया। जियान वुशुंग का शरीर एक विशाल ब्लैक होल की तरह लग रहा था, जिसमें लगातार अजीबोगरीब ताकतें आश्चर्यजनक गति से भर रही थीं। ये ताकतें इतनी जटिल और विविध थीं कि जियान वुशुंग को उन्हें पहचानने में कठिनाई हुई। लेकिन उसने पाया कि इन ताकतों के संचार के साथ उसकी साधना फल फूल रही थी। वह पहले भी दिव्य पथ के 8वें स्वर्ग में जा चुका था, लेकिन शक्तियों के इस जंगली संचार ने उसकी साधना को एक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। 8वें स्वर्ग से आगे निकलने के लिए एक क्षण ही काफ़ी था। दिव्य पथ का 9वां स्वर्ग। दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग में पहुंचने के बाद भी उसकी शक्ति बढ़ती रही। अचानक उसके हृदय में दर्द की एक तेज लहर उठी। उसकी साधना के बढ़ने के साथ यह और भी तीव्र हो गई। अब इसे बंद करो। जियान वुशुंग अपने दांत भींच रहा था। उसका चेहरा विकृत हो गया था। तेज दर्द महसूस करते हुए उसने तुरंत ऑपरेशन रोक दिया। जैसे ही गुप्त कौशल बंद हुआ, उसकी बढ़ती हुई साधना भी बंद हो गई। दर्द कम होने लगा, फिर भी उसके शरीर में ऐंठन तुरंत कम नहीं हुई। ग्लेड पर लेटे हुए जियान वुशुंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सांस के लिए हौंफ रहा था और बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसे अपनी आंखें खोलने में बहुत समय लगा। आत्मा को भस्म करने वाला गुप्त कौशल, ये वास्तव में एक गुप्त कौशल है जो आत्मा को भस्म कर देता है। जियान वुशुंग अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। ये वाकई दर्दनाक था। इस कौशल का अभ्यास करना हानिकारक था। उसने कुछ प्रयास किए थे, क्योंकि उसने अपनी साधना को पूरी तरह से नहीं बढ़ाया था। हालांकि उसे अभी भी बहुत दर्द महसूस हो रहा था। अगर उसने इसे पूरी तरह से किया होता तो यह और भी दर्दनाक होता। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल वास्तव में थोड़े समय में मेरी साधना में उछाल लाता है, लेकिन यह मुझे और भी अधिक पीड़ा देता है, जियान वुशुंग ने खुद से कहा। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के बजाय उसके सार, क्यूई और आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। अगर यह केवल बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करता तो उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। स्वर्गीय सृजन कौशल ने आखिरकार उसे आध्यात्मिक शक्ति को जल्दी से ठीक करने में मदद की। हालांकि सार, क्यूई और आत्मा के लिए स्वर्गीय सृजन कौशल भी कोई फर्क नहीं डाल सकता था। जियान वुशुंग ने अपना सिर हिलाया और ऊपर देखा। उसने एक अजीब अभिव्यक्ति की। यह जियान वुशुंग ने अपने आसपास की हर चीज़ को आश्चर्य से देखा। उसने महसूस किया कि उसके आसपास दर्जनों मीटर की धरती बेजान हो गई थी। धरती, जो पहले गहरे हरे रंग की थी, अब पीली और दरारों से भरी हुई थी। फूल, घास और पेड़ मुरझा रहे थे। उसके आसपास दर्जनों मीटर की जमीन पलक झपकते ही मर गई थी। अपनी आंखें चौड़ी करके जियान वुशुंग ने आश्चर्य से अपने आसपास के वातावरण को देखा। 1 दर्जन मीटर के दायरे में जहां पृथ्वी मृत्यु की एक निर्जीव भूमि थी, घेरे से दूर भूमि हरी और जीवंत थी। ये ठीक इसी क्षण था जब जियान वुशुंग को समझ में आया कि आत्मा भक्षण गुप्त कौशल का नाम कैसे रखा गया था। यह आत्मा को भस्म कर देता है। आत्मा भक्षण क्या था? समकालीन रोमांस। ये कौशल पृथ्वी, प्राणियों और प्रकृति की आत्मा को ले जाएगा। वह समझ गया कि अभी उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली अजीब और जटिल शक्ति क्या थी। यह आसपास के प्राणियों की प्राकृतिक शक्ति थी। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल पहुंच के भीतर सभी जीवित प्राणियों की शक्ति को लेकर और उन्हें अपने उपयोग के लिए रखकर काम करता था। ये कौशल वास्तव में भयानक है। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, मैं इसे फिर कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। जियान वुशुंग ने खुद को चेतावनी दी। इस पहले स्वाद के बाद जियान वुशुंग ने इसे फिर से आजमाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने कौशल को पूरा करने के विस्तृत चरणों का अध्ययन करना जारी रखा। 3 दिन बाद जियान वुशुंग 9 वुल्फ माउंटेन के बिल्कुल बीच में स्थित नाले में था। उसने नाले से पानी पीने के लिए अपने हाथों को कप में भर लिया और फिर खड़ा हो गया। यह महीने का अंत है और मैं युद्ध से केवल 2 दिन दूर हूँ। अब वापस जाने का समय है। जियान वुशुंग ने अपने ऊपर अंतहीन आकाश को देखा। वह मुस्कुराया और हवा में उछल पड़ा, फिर स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की दिशा में चल पड़ा। सुबह सुबह भोर अभी अभी हो रही थी। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में जब दूर क्षितिज से उगते सूरज की पहली लाली धरती को रोशन करने लगी तो हर कोई शोर मचाने लगा।
मैंशन के शिष्य और आदिवासी हर इमारत से बाहर निकले और मार्क्विस की हवेली के केंद्र में ड्रिल ग्राउंड में इकट्ठा हुए। पूरी बाशुई कमांडरी के प्रत्येक दल और जनजाति के साथ साथ स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के लोगों ने अपने विशेषज्ञों को स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में भेज दिया था। आज हवेली में वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन युद्ध हो रहा था। दरअसल तथाकथित स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन युवाओं में सबसे मजबूत व्यक्ति के लिए केवल एक उपाधि थी। एक विशेषज्ञ बड़ा होकर अंततः आगे बढ़ता है, इसलिए स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली युवा शिष्यों की खेती को बहुत महत्व देती है। हर साल स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली ने कमांडरी के सभी दलों और जनजातियों को लड़ाई देखने के लिए आमंत्रित किया। सामान्य परिस्थितियों में बशुई कमांडरी में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त शक्ति स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली का निमंत्रण किसी भी पार्टी द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाएगा। इस साल कोई अपवाद नहीं था। स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन लड़ाई विशेष रूप से इस वर्ष विशेष महत्व की थी। बशुई कमांडरी में यह सर्वमान्य था कि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में एक दुर्लभ सुपर जीनियस थी। ये सुपर जीनियस केवल 16 वर्ष की थी और पहले से ही गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। इसके अलावा उसकी तलवारबाजी अथाह थी। इतनी कम उम्र की लड़की स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभालने जा रही थी, जिसका मैंशन में एक महत्वपूर्ण स्थान था। उसके कामों ने बशुई कमांडरी के हर प्रमुख व्यक्ति को उत्सुकता और उम्मीद से भर दिया। और यह असाधारण प्रतिभा निश्चित रूप से जियान मेंगर थी, जो स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में भगवान की चुनी हुई बेटी थी। जियान मेंगर के लिए सभी विशेषज्ञों के सामने अपनी ताकत दिखाने और प्रसिद्धि पाने का ये सही समय था। आज के बाद स्वॉर्ड पवेलियन आधिकारिक तौर पर जियान मेंगर के जिम्मे होगा। वह मैंशन में ताज पहनाई जाने वाली एकमात्र व्यक्ति होगी। बड़ी संख्या में लोग पहले से ही विस्तृत ड्रिल ग्राउंड में उमड़ पड़े थे। वहां 2 मंच थे। एक का उपयोग शिष्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने के लिए रिंग के रूप में किया जाता था, जबकि दूसरा दर्शकों के लिए स्टैंड था। वर्तमान स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन मास्टर जियान शिनहोंग एक कुर्सी पर बैठे थे, जो उनके पास बैठे कई महान व्यक्तियों के साथ अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। चूंकि ये लोग मैंशन मास्टर के साथ साथ बैठ सकते थे, इसलिए कोई यह अनुमान लगा सकता था कि उनकी पृष्ठभूमि सामान्य नहीं थी। देखो, ये सीटू किंग्यू ट्राइब सीटू के मास्टर होंगे। ये शियू है ट्राइब ये के मास्टर। उनका परिवार भी तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि हमारे स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की तुलना में वे बहुत बुरे हैं। यह अप्रत्याशित है कि यह सर बाई चोंग ग्लेडिएटर एरेना के रहस्यमय पर्यवेक्षक आएंगे। मैंशन के बहुत से शिष्य ड्रिल ग्राउंड के आसपास कई चीज़ों पर सावधानीपूर्वक चर्चा कर रहे थे। वे इन प्रसिद्ध विशेषज्ञों को अच्छी तरह से देखने के लिए समय समय पर स्टैंड पर अपनी आंखें गड़ाए रहते थे, जिन्हें उन्होंने शायद ही कभी देखा हो। सीटू और ये जनजातियों को स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की तुलना में थोड़ी कम शक्ति और स्थिति प्राप्त थी, लेकिन अंतर कम था। ग्लेडिएटर एरेना के लिए इसमें बहुत ताकत थी। इसके अलावा एरेना ने एक अलग स्थिति बनाए रखी और संघर्षों में भाग नहीं लिया। यहाँ तक कि मैंशन मास्टर जियान शिनहोंग भी बाईचोंग से सावधान थे। श्री बाईचोंग, ये वास्तव में आश्चर्य की बात है कि आप इस वर्ष व्यक्तिगत रूप से स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन लड़ाई में आए हैं। हाल के वर्षों में आपने अक्सर अपनी ओर से ग्लेडिएटर एरेना से एक सोने के लबादे वाले नौकर को भेजा है, सीटू किंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मेरे और मैंशन के लिए बहुत सम्मान की बात है कि श्री बाईचोंग ने व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई में भाग लेने का फैसला किया है, जियान शिनहोंग ने कहा। ये लड़ाई पहले की तुलना में बहुत अलग है। ये सामान्य है कि मैं व्यक्तिगत रूप से आऊं। मैं इस असाधारण प्रतिभा के बारे में भी उत्सुक हूं और देखना चाहता हूं कि वह वास्तव में कितनी प्रतिभाशाली है, बाईचोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा विश्वास करो, वह तुम्हें निराश नहीं करेगी, जियान शिनहोंग ने कहा और हंसते हुए जियान मेंगर पर अपना भरोसा दिखाया। सच में, बाईचोंग ने अपनी भौहें उठाईं। वह अजीब तरह से हंसा, लेकिन कुछ और नहीं बोला। ड्रिल ग्राउंड के चारों ओर देखते हुए उसने तुरंत एक कोने में जियान वुशुन को देखा। वह अपनी आंखें बंद करके दीवार से टिका हुआ था। बाईचोंग मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। छोटा लड़का बहुत शांत है। मुझे आश्चर्य है कि 9 भेड़ियों के पहाड़ की यात्रा के बाद से उसकी ताकत में सुधार हुआ है या नहीं। बाईचोंग जियान वुशुन के लिए काफ़ी चिंतित था, क्योंकि उसकी जियान नांटियन के साथ दोस्ती थी। उसने जियान वुशुन को आदिम आध्यात्मिक द्रव का एक पूरा तालाब हासिल करने का अवसर प्रदान किया था। जियान वुशुन के लिए उसका सम्मान उसके द्वारा किए गए कार्यों से देखा जा सकता था। वह ज़्यादातर जियान वुशुन की वजह से आया था। अब लगभग समय हो गया है, चलो शुरू करते हैं, जियान शिनहोंग ने मंच पर कहा। जियान लिन, जो जियान शिनहोंग के करीब खड़ा था, ने धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर वह कुछ कदम चला और मंच के बिल्कुल बीच में आ गया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, ध्यान दें, इस लड़ाई में भाग लेने वाले सभी शिष्य कृपया ऊपर आएं। रेडली मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग के रूप में जियान लिन को इस बार स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल की मेजबानी करनी थी। ड्रिल ग्राउंड में हलचल मच गई। युवा शिष्य जिन्होंने ट्रायल टॉवर के 5वें स्तर को पार करके लड़ाई में अपना स्थान हासिल किया था, मैदान के केंद्र में चले गए। वे भाग दौड़ करने लगे।
पहली नज़र में वहाँ एक दर्जन से ज़्यादा युवा शिष्य थे, जिनमें से सभी स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के जीनियस थे, जिनमें जियान वुशुंग भी शामिल थे। उसी समय एक सुंदर सफ़ेद आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद सभी लोगों ने अपना पूरा ध्यान उस पर लगा दिया। न केवल ग्राउंड पर मौजूद शिष्य, बल्कि मंच पर मौजूद लोगों ने भी अपनी नज़रें इस सफ़ेद आकृति पर घुमाईं। तलवार मार्क्विस हवेली में भगवान की चुनी हुई बेटी के रूप में, हवेली में शिष्यों ने जियान मेंगर को इस तरह से पूजा जैसे कि वह एक देवी हो। वह बहुत सुंदर थी, साथ ही उसकी साधना और तलवार सिद्धांत में उसकी प्रतिभा भी बहुत अच्छी थी। उसने बहुत प्रशंसा अर्जित की थी। जियान मेंगर आगे बढ़ी, एक अछूत देवी की तरह दिख रही थी, जिसका मतलब था कि उसकी सुंदर और अलग थलग उपस्थिति के कारण लोगों द्वारा उसकी पूजा की जानी चाहिए। उसकी हर हरकत ने उसके आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जियान मेंगर 16 गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र। उसने पहले ही तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। अपनी वर्तमान गति के आधार पर वह संभवतः 20 वर्ष की होने से पहले गोल्ड कोर क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। एक 20 वर्षीय गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञ। हे भगवान! ड्रिल ग्राउंड के पास स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के कई शिष्य इस असाधारण सुंदरता को देखकर भावुक हो गए। क्षेत्रों को इस प्रकार से रैंक किया गया था: स्पिरिट पाथ के 7 चरण, आध्यात्मिक शक्ति से समुद्र को बदलना, और अंत में प्राइमोडियल गोल्ड कोर। प्राइमोडियल गोल्ड कोर क्षेत्र सबसे मजबूत था और स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में केवल एक गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह मैंशन मास्टर जियान शिनहोंग था, और एक व्यक्ति जो 20 वर्ष की आयु से पहले गोल्डन कोर दायरे का विशेषज्ञ बन गया, वह क्या दर्शाता था? समकालीन रोमांस, अंधाधुंध ताकत। वह इतनी असाधारण प्रतिभा है कि हम उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए थोड़ी सी भी प्रेरणा नहीं जुटा सकते। वह एक अद्वितीय प्रतिभा है जिसे जीवन में केवल एक बार स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में देखा जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इतनी कम उम्र में नई स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनने की उम्मीद है। पूरे बशुई कमांड्री में कोई भी ऐसी असाधारण प्रतिभा के सामने टिक नहीं सकता, स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक कि ग्रैंड स्टैंड पर मौजूद प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी चमकती आंखों से जियान मेंगर को देख रहे थे। लगभग सभी लोग उसके लिए यहाँ थे, सिवाय बाई चोंग और कुछ अन्य लोगों के। आकर्षक और अलग थलग लड़की ने जियान वुशुंग की ओर सीधी रेखा खींची, जो भीड़ के बीच खड़ा था। वह बिना किसी भावना के बोली, जियान वुशुंग, मैंने सुना है कि तुमने आखिरकार अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित कर लिया है और योद्धा बन गए हो। बधाई हो। अपना सिर घुमाते हुए जियान वुशुंग ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा और कुछ नहीं कहा। वह नाराज नहीं थी। तुम योद्धा बन गए हो और इतने कम समय में आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण में भी सफलता प्राप्त कर ली है। ये निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम सिर्फ 2 महीनों में हमारी ताकत में अंतर को पाटने की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम आज मुझे चुनौती न दो। तुम्हें चुनौती नहीं दूंगा, उसने व्यंग्य किया। जब से तुम और तुम्हारे पिता 2 महीने पहले तलवार मंडप मास्टर के पद के लिए लालच करने लगे हैं, तब से ये लड़ाई अपरिहार्य है। जिद्दी, लेकिन तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो। वह अभी भी उदासीन थी। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में नाराज़गी है, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी खाई है जिसे पाटा नहीं जा सकता। तुम क्यों आकर अपमान की तलाश में हो? अपमान की तलाश में? तुम सच में अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। अपनी मर्जी से करो। बाद में जब तुम ही मेरी सलाह नहीं मानोगे तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। मैं तुम्हें अपनी ताकत की पूरी हद दिखा दूंगी और तुम्हारे उस असंभव मूर्खतापूर्ण विचार को जड़ से खत्म कर दूंगी, उसने शांत भाव से कहा। मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगी। जियान मेंगर ने बातचीत खत्म की और ड्रिल ग्राउंड के बीच में आराम से खड़ी हो गई। हालांकि वह स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के कई युवा प्रतिभाशाली लोगों से घिरी हुई थी, लेकिन वे उसकी तुलना में अदृश्य हो सकते थे। वह मुर्गियों के बीच खड़ी एक सारस की तरह थी, जो अपनी हर हरकत से ध्यान आकर्षित कर रही थी। उदाहरण के लिए, सभी ने उसके और जियान वुशुंग के बीच संक्षिप्त बातचीत पर ध्यान दिया था। जियान मेंगर जियान वुशुंग से बात कर रही है। वह क्या कह रही है? पहले वे बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे थे। ड्रिल ग्राउंड में शोर के साथ उनके करीबी प्रतिभाशाली शिष्यों के अलावा किसी ने भी उनकी बातचीत नहीं सुनी। वे इसके बारे में बहुत उत्सुक हो गए। मैंने सुना है कि जियान वुशुंग ने 2 महीने पहले जियान मेंगर के साथ आज युद्ध करने की खूनी शपथ ली थी। मैंने भी यही सुना है। यह आदमी वाकई बहुत आगे निकल गया है। उसने जियान मेंगर को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के हम युवा शिष्यों में से किसको इस भगवान की चुनी हुई बेटी को चुनौती देने का अधिकार है? जियान वुशुंग एक बेकार आदमी है जिसने 2 महीने पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये बिल्कुल सच नहीं है। हो सकता है कि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत देर से संघनित किया हो, लेकिन उसने आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण को पार करने में केवल 1 महीना लगाया। उसकी साधना की गति अविश्वसनीय है। तो क्या वह आध्यात्मिक पथ के केवल 6ठे चरण पर है? तब से 1 महीना बीत चुका है।
क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि उसने आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण या आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को पार कर लिया है और जियान मेंगर के बराबर है? क्या मजाक है? ये सच है। सभी उसे नीची नज़र से देखने लगे। ड्रिल ग्राउंड पर एक और व्यक्ति था जो जियान वुशुंग पर विशेष ध्यान दे रहा था। ये जियान लिन था। 1 महीने पहले जियान वुशुंग ने उसे हराया था और वह भी बुरी तरह से। तब से वह गहरी नाराजगी पाल रहा था और आज उसके पास खुद का बदला लेने का मौका था। उसने अपने हाथों को मजबूती से एक साथ रखा, अपने मन में जियान वुशुंग का नाम दोहराया। युवा शिष्य जो ट्रायल टॉवर की 5वीं मंजिल से गुजरे थे, ड्रिल ग्राउंड के बीच में एकत्र हुए। जैसे ही जियान लैन युद्ध की शुरुआत की घोषणा करने के लिए तैयार हो रहा था, 2 लोग पास में दिखाई दिए। क्या? ग्रैंड स्टैंड पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने तुरंत नए लोगों को देखा और तुरंत उन्हें तीखी आंखों से देखा। यहां तक कि सुस्त बाईचोंग भी उनकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। प्राइमोडियल गोल्ड कोर। इतना ही नहीं, गोल्ड कोर दायरे की चोटी। प्रसिद्ध विशेषज्ञ सभी आश्चर्यचकित थे। जिनके पास प्राइमोडियल गोल्ड कोर थे, वे निश्चित रूप से बशुई कमांड्री में शीर्ष पायदान के विशेषज्ञ थे। ग्रैंड स्टैंड में बैठने का अधिकार रखने वाले सभी लोगों ने उस स्तर को प्राप्त कर लिया था, लेकिन अधिकांश केवल आरंभिक गोल्ड कोर दायरे तक ही पहुंच पाए थे, जिसमें जियान शिनहोंग सबसे अधिक शक्तिशाली था। लेकिन हालांकि वह गहन गोल्ड कोर दायरे तक पहुंच गया था, फिर भी उसे गोल्ड कोर दायरे के शिखर को प्राप्त करने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना था। उपस्थित लोगों में से केवल एक ही ऐसा था जिसके पास गोल्ड कोर दायरे के शिखर तक पहुंचने की संभावना थी। वह बाईचोंग था, और यह केवल एक संभावना थी, निश्चितता नहीं। वह शायद ही कभी दूसरों से लड़ता था, इसलिए कोई भी उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं जानता था। अब 2 नए लोगों का नेता स्पष्ट रूप से पीक गोल्ड कोर दायरे का विशेषज्ञ था। ये वह है। बाईचोंग नए व्यक्ति को पहचानते हुए दंग रह गया। सर बाईचोंग, आप उसे जानते हैं? जियान शिनहोंग ने तुरंत पूछा। हाँ, बाईचोंग ने सिर हिलाया। ये त्यानयुवान तलवार संप्रदाय के 9वें एल्डर शुई हानिक्सिन हैं। वह 10 साल पहले गोल्ड कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंची थी। त्यानयुवान तलवार संप्रदाय, और वह भी एक बुजुर्ग। ग्रैंड स्टैंड पर मौजूद सभी लोग चौंक गए। वे सभी बशुई कमांड्री के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे, जिनके पास बहुत ज्ञान था। वे स्वाभाविक रूप से त्यानयुवान तलवार संप्रदाय के बारे में जानते थे। त्यानयुवान तलवार संप्रदाय त्यानयान प्रांत के 5 संप्रदायों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि उस संप्रदाय में काफ़ी विशेषज्ञ थे जो यिन यांग शून्य क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, और गोल्ड कोर क्षेत्र में और भी अधिक विशेषज्ञ थे। पूरे त्यानयान प्रांत में संप्रदाय निस्संदेह एक मजबूत प्रभाव और एक सच्चा शीर्ष संप्रदाय था। बशुई कमांड्री के ये विशेषज्ञ यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली तलवार मार्क्वेस हवेली त्यानयुवान तलवार संप्रदाय की तुलना में कुछ भी नहीं थे। आखिरकार उनकी कमांड्री त्यानयान प्रांत में 108 कमांडरियों में से केवल एक थी। संप्रदाय का एक बुजुर्ग, चाहे उनकी पहचान या ताकत कुछ भी हो, इन प्रसिद्ध विशेषज्ञों में विस्मय पैदा करने के लिए पर्याप्त था। वे आश्चर्यचकित होने लगे कि त्यानयुवान तलवार संप्रदाय का एक बुजुर्ग तलवार मार्क्वेस हवेली में क्यों आएगा। तभी जियान लैन, जो ग्रैंड स्टैंड पर भी थी, ने गर्व से कहा, चिंता मत करो सब लोग। एल्डर शुई यहाँ विशेष रूप से मेरी बेटी के लिए हैं। प्रसिद्ध विशेषज्ञ अचंभित दिखे। ड्रिल ग्राउंड के बीच में जियान मेंगर, जो लगातार ध्यान आकर्षित कर रहा था, पहले से ही नए लोगों की ओर चल रहा था।